हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने आधे बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर लिया था। बाकी बचे हुए जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको यहाँ से हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर कर लेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को दोस्तों देख लें वहाँ से। तो जिससे क्या रहेगा दोस्तों, आपके उस वाली यानी पार्ट 1 से, और ये दोस्तों इसका पार्ट 2 होगा, तो यहाँ से यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 से दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। दोस्तों, जब अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा, 15 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्नों की एक वीडियो आएगी। उसमें दोस्तों हम लोग शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं उनके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप इसको जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ से आता है हमारा पहला क्वेश्चन, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? अपव्यय तथा अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या जरूरी है? ठीक है, यानी क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आया है कि न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता होती है? अधिगम बढ़ाने हेतु, प्रत्येक स्तर के लिए, अधिगम की मात्रा सुनिश्चित करने हेतु, या फिर विद्यालय सुधार हेतु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो होता है अधिगम की मात्रा एक निश्चित करने हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि शिक्षण सामग्री का अर्थ है उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। ये कथन किसका है? ईसी डंटा का है, पीएन राय का है, थॉमसन का है, या फिर जोहान्सबर्ग का है? तो दोस्तों ये ईसी डंटा का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते तो शिक्षण प्रयोग करता है। ठीक है, यानी जब बच्चा बात से और चाक से नहीं समझता, बात से मतलब जब उसको पढ़ाते हैं तब वो नहीं समझ पाता, श्यामपट्ट पर चाक से लिखते हैं। ठीक है, अगर बच्चा तब भी नहीं समझ पा रहा है, यानी जब हम उसे पढ़ा रहे हैं और लिखित में उसको दे रहे हैं, अगर वो नहीं समझ पाता है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, या फिर मौखिक कार्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा सहायक सामग्री, यानी कोई भी टीचिंग ऐड होता है उसको आप दिखाएंगे तो जिससे क्या होगा, बच्चा वहाँ से सीख जाएगा। ठीक है, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? हिंदी के लिए होता है, इतिहास के लिए होता है, नागरिक शास्त्र के लिए होता है, या फिर भूगोल के लिए होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगोल, यानी मानचित्र जो होते हैं वो भूगोल में ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि उद्घोषणाओं, भाषाओं और विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है। ठीक, पुस्तकालय में रखा जाता है, संग्रहालय में रखा जाता है, टेप रिकॉर्डर में रखा जाता है, या फिर रेडियो में रखा जाता है? ठीक, तो दोस्तों जो ये टेप रिकॉर्डर है इसमें एक लंबे समय तक हम उद्घोषणाओं को रखते हैं, भाषाओं को और विशिष्ट विषय वस्तु को हम लंबे समय तक इसमें रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया जाता है। ठीक, यानी इस कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता किसने लगाया? चार्ल्स बुश ने लगाया, चार्ल्स डार्विन ने लगाया, चार्ल्स हॉकिंस ने लगाया, चार्ल्स बेबेज ने लगाया। ठीक, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1961 में, 1971 में, 1951 में, या 1975 में? तो 1961 में भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? आशुबेल ने, डेनियल डेविस ने, क्वींस ने, या फिर जॉन रेट्स ने? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डेनियल डेविस। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ 1981 में, 1975 में, 1985 में, या फिर 1977 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाता है? ठीक, या विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? 110, 85, 105, या फिर 80? तो इसमें 110 वस्तुओं को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पुस्तकों के द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा, कक्षा के वातावरण के द्वारा, या फिर पत्रिकाओं के द्वारा? तो दोस्तों शिक्षार्थी जो होता है, जो सीखने वाला होता है, ठीक है, अधिगम माने होता है सीखना,
तो सबसे ज़्यादा जो वो सीखता है वो होता है श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा, यानी जो टीचिंग ऐड होती है उसके माध्यम से वो सबसे ज़्यादा सीख लेता है वहाँ से। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, या फिर ये सभी। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक, अगला क्वेश्चन, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, या फिर ये सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये सभी होते हैं। ठीक है, यानी मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है और भाषा का विकास भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, संप्रेषण के घटक हैं। तो प्रेषक, संदेश, ग्राही, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। ठीक, रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न, या फिर कंप्यूटर। तो दोस्तों देखिए रेडियो जो होगा वो श्रव्य सामग्री होगा। ठीक, तो यही नहीं है, बाकी देखिए चलचित्र जो होता है वो क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, टेलीविज़न भी श्रव्य दृश्य सामग्री है, कंप्यूटर भी श्रव्य और दृश्य सामग्री है। तो दोस्तों श्रव्य और दृश्य सामग्री क्या होती है, जिसको हम यानी एक ऐसी चीज़ जो हम सुनते भी हैं और साथ साथ हम देखते भी हैं, वो श्रव्य और दृश्य में आ जाता है। रेडियो जो होगा वो क्या है, सिर्फ श्रव्य सामग्री, यानी हम रेडियो से क्या होता है, खाली सुनते हैं यहाँ से। ठीक, ध्यान रखिएगा इसका। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। ठीक, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। यानी जब हम किसी भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य हमारे क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहाँ हमें पहुँचना होता है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी सामग्री हमें लेकर पहुँचनी होती है। ठीक, तो ये जब चीज़ें हम लेकर पहुँचेंगे तो क्या होगा, शैक्षिक भ्रमण हमारा अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि क्या है। ठीक, तो व्याख्यान प्रविधि है, या खेल या गतिविधि प्रविधि है, स्पष्टीकरण प्रविधि, या फिर अवलोकन और निरीक्षण प्रविधि। तो दोस्तों जब हम शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम खेल या फिर गतिविधियां जो होती हैं उनको शामिल कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, शिक्षण जो होगा वो आनंददायक होगा, मनोरंजक होगा और रुचिपूर्ण होगा। ठीक, शिक्षण परिविधियों के प्रकार हैं, प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये आ जाएगा उपर्युक्त सभी। शिक्षण परिविधियों में दोस्तों प्रश्नोत्तर भी शामिल होते हैं, वर्णन भी शामिल होते हैं, कहानी कथन भी इसमें शामिल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। ये कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या सरल से कठिन की ओर। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये कथन किसका है, रूसो का है, रेमंड का है, या फिर हर्बर्ट गुलिंग का है, या फिर आर.के. शर्मा का है। तो दोस्तों ये रेमंड का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो एक पक्षी होती है, द्विपक्षीय होती है, या फिर एक पक्षी और द्विपक्षीय दोनों होती हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें एक पक्षी और दो पक्षी दोनों, यानी जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होता है दोनों में कम्युनिकेशन होता रहता है। ठीक है, यानी अगर सवाल जवाब नहीं होंगे तो क्या होगा, बोरिंग क्लास हो जाएगी ना। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए उपेक्षा की जाती है। किसका कथन है, गिलफोर्ड का है, स्किनर का है, रेमंड का, या फिर भाटिया का है। तो दोस्तों ये रेमंड का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आवर्ती के सिद्धांत के अंतर्गत आवर्ती के तरीके हैं, गृह कार्य, मासिक परीक्षा, उसके बाद छात्रों से पाठ समझने को कहना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये हो जाएंगे उपरोक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, छात्रों की कठिनाई और दुर्बलताओं का पता लग जाता है, कठिनाइयों का निवारण होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शिक्षण के सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये हो जाएंगे उपरोक्त सभी। प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए ज़रूरी है प्रश्न सरल और स्पष्ट हों, प्रश्न संपूर्ण कक्षा के लिए किए जाएं, प्रश्न पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये हो जाएंगे उपरोक्त सभी। प्रश्न सरल और स्पष्ट भी होना चाहिए, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से भी किए जाएं, ठीक है, और प्रश्न पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए पाठ के विस्तार करने वाले हों। ठीक, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि व्याख्यान विधि के लाभ हैं। तो व्याख्यान विधि के कौन कौन से लाभ हैं आपको वो यहाँ पर देखना है। स्वाध्याय की भावना का विकास, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचनाएं और तथ्यों का ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है।
मानसिक विकास के लिए, जिज्ञासाएं शांत होती हैं और नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, ये कथन किसका है? बर्टन का है, रायबर्न का, एंडरसन का या फिर रेमंड का है? तो दोस्तों ये रायबर्न का है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित? तो दोस्तों ये हो जाएंगे शिक्षक केंद्रित। ना तो उसमें पाठ्य पुस्तकें ज़्यादा थी, ना तो उसमें बाल केंद्रित था, ना फिर पाठ्यक्रम कोई निश्चित था वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी वो शिक्षक केंद्रित ही थी, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समय अवधि का या फिर बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का या फिर परीक्षा का? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है, शिक्षण विधियां हैं, गतिविधियां हैं, अभ्यास कार्य है या फिर प्रश्न है? तो दोस्तों ये हो जाएंगी शिक्षण विधियां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण विधियां आधारित हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या फिर शिक्षण सूत्रों पर? तो अगला, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, हेलन पार्कर्ट या फिर हार्वर्ड? तो ये थे किंडरगार्टन के फ्रोबेल थे। अगला, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाती है द्विपक्षीय, यानी इसमें दोनों पक्ष होते हैं, स्टूडेंट और छात्र, यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं दोनों लोगों को शामिल करते हैं ना। फिर निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या फिर अंश से पूर्ण की ओर? तो ये हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर परिणाम का सिद्धांत? तो दोस्तों इसका आ जाएगा परिणाम का सिद्धांत। ये सामान्य सिद्धांत इसका नहीं है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर या प्राणी विज्ञान पर? तो दोस्तों ये हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। अगला, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं और तथ्यों में होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों में नहीं। ये परिभाषा किसकी है? अरस्तू की है, महात्मा गांधी की है, पेस्टोलॉजी की है या फिर हर्बर्ट स्पेंसर की है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर की, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है ज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या फिर नागरिक शास्त्र शिक्षण में? तो ये प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे ज़्यादा विज्ञान शिक्षण में उपयोगी होती है, ठीक है। यानी जो चीज़ हम करते हैं वो चीज़ वहाँ पर दिखाते भी हैं वहाँ से, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि कौन सी है? ठीक, व्याख्यान है, प्रश्नोत्तर है, कहानी या फिर पर्यटन है? तो ये हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल क्या है? प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल या उद्देश्य कथन कौशल? तो ये हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। अगला क्वेश्चन, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा या समूह कार्य के द्वारा? तो ये हो जाएगा कहानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या फिर उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत नहीं हैं। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश ग्राही या फिर उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों ये हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से श्रव्यदृश्य सामग्री नहीं है, रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर? तो दोस्तों इसमें रेडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों ये हो जाएगी उपर्युक्त सभी। देखिए 2018 में आए हुए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हैं ये, ठीक। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, ठीक, इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान में या फिर नागरिक शास्त्र विषय में? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि हो जाएगी ये विज्ञान विषय में। अगला, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या फिर आवृत्ति का सिद्धांत? तो दोस्तों ये हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि क्या, यानी कौन सी वो प्रविधि है, मेथड है जिसमें शिक्षण जो होती है उसको शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाया जाता है? तो व्याख्यान विधि, खेल गतिविधि या फिर स्पष्टीकरण विधि या फिर अवलोकन और निरीक्षण? तो ये हो जाती है खेल और गतिविधि जो प्रविधि होती है इसमें क्या होता है, शिक्षण को आनंददायक बनाया जाता है, मनोरंजक बनाया जाता है और रुचिपूर्ण बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन या फिर उपर्युक्त सभी? तो ये हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। शिक्षण का सूत्र नहीं है,
ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर प्रेरणा का सिद्धांत। तो ये जो प्रेरणा का सिद्धांत है ये शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, ये कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर इंगित करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर सरल से कठिन की ओर। तो ये हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, या फिर सहायक सामग्री से। तो जो समूह कार्य होता है इसमें सहयोग की भावना का विकास होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी के द्वारा, समूह द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, या फिर व्याख्यान के द्वारा? तो कहानी के द्वारा दोस्तों बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, ये कथन किसका है? रूसो का है, रेमंड का है, हर्बर्ट गुलिंग का, या फिर आरसी सक्सेना का है? तो ये रेमंड का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, समूह चर्चा करना, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, एक पक्षीय होती है, द्विपक्षीय होती है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रभावी संप्रेषण जो होता है एक पक्षीय और दो पक्षीय दोनों होती हैं। ठीक है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्धारित क्रिया है, किसने कहा? एन.एल. गेज ने कहा, रायबर्ग ने कहा, वी.ओ. स्मिथ ने कहा, सिकॉर्ड ने कहा? तो दोस्तों ये सी.ओ. स्मिथ ने कहा। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक, व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, या फिर पद्य शिक्षण में? तो ये व्याकरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद और छात्रों की पसंद? तो दोस्तों ये हो जाता है विषय वस्तु की प्रकृति। ठीक थी। अगला, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? शिक्षक नहीं है, पाठ्य वस्तु नहीं है, अभिभावक नहीं है, या फिर छात्र नहीं है? तो इसमें अभिभावक जो होगा वो संप्रेषण का घटक नहीं है। शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र, इन तीनों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन्हीं के बीच में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन चलता है, बातचीत इसी पे चलती है, वही इनको पढ़ाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी और काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या फिर अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत? तो दोस्तों ये हो जाएगा अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, उदाहरणों और दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्क की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की ओर? तो ये हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठशाला यानी विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? हर्बर्ट ने दी, मॉन्टेसरी ने दी, फ्रोबेल ने दी, या फिर फ्रैंकलिन ने दी? तो दोस्तों फ्रोबेल ने बताया है कि जो विद्यालय और पाठशाला होती है गार्डन होती है यानी उद्यान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, छात्रों को अपने भावों और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? प्रश्नोत्तर प्रविधि में आता है, वाद विवाद प्रविधि में आता है, प्रयोगशाला विधि में आता है, या फिर पाठ्यपुस्तक प्रविधि में आता है? तो दोस्तों ये आ जाएगा वाद विवाद प्रविधि में। अगला, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं? रूसो हैं, प्लेटो हैं, सुकरात हैं, या फिर अरस्तु हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे सुकरात। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, या फिर तीव्र गति से होता है यानी तेज गति से होता है, या फिर स्पष्टता के साथ होता है? तो संप्रेषण प्रभावी तभी होगा जब संप्रेषण कैसा होगा? स्पष्टता के साथ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण विधि, उपचारात्मक शिक्षण विधि, या फिर सहभागी शिक्षण विधि? तो दोस्तों वो बताता है बहुकक्षा शिक्षण विधि को अपनाता है, यानी कक्षा कक्ष की जब कमी हो जाएगी तो शिक्षक बहुकक्षा शिक्षण पद्धति को अपना लेता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्बलन कौशल, या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल? तो ये हो जाएगा पुनर्बलन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पुनर्बलन कौशल में क्या होता है, जब आप कोई क्वेश्चन बच्चों से करेंगे, बच्चा अगर उसका आंसर दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको शाबाशी देंगे। ठीक, वेरी गुड, उसको इससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता वहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से, यानी जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी सहायक सामग्री यूज़ करते हैं, चार्ट वगैरह मॉडल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको प्रयोग करने से क्या होता है? देखिए, छात्रों का पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, या फिर उपर्युक्त सभी? तो जब हम टीएलएम का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, छात्र जो होते हैं, ठीक है, वो पाठ जो होता है उसको अच्छे से समझ जाते हैं, उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? ठीक,
दृश्य श्रव्य या फिर श्रव्य या फिर दृश्य या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों ये है दृश्य। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हमारा आता है कि कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ या फिर पत्तियाँ। तो दोस्तों इसमें जो मानचित्र होता है, ठीक है, तो ये प्रकृति के द्वारा नहीं है। बाकी कंकड़ पत्थर देखिए प्रकृति देती है, टहनियाँ पेड़ पौधे, उसके बाद पत्तियाँ, ठीक, जो मानचित्र होता है, मानचित्र होता है मानव के द्वारा निर्मित। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर था उसके बचे हुए बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ से कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द दोस्तों शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।